Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Operation Rising Lion. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. ये टॉपिक या ये डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को एक बार रिवाइज करना होगा। हमने लगभग 1.5 या 2 महीने पहले वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स डिटेल में देखी थी न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज भी ब्रीफली रिवाइज करेंगे और फिर विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। सी वेस्ट एशिया, तो एशियन पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे ईरान, सऊदी अरबिया, इराक, इजराइल जैसे देश आते हैं, उस रीजन को कहा जाता है वेस्ट एशिया। जबकि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से इसी रीजन को कहा जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज। और वेस्ट एशिया के अंदर 3 मेजर पावर्स हैं, ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल, और तीनों आपस में हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन डिवीजन इन इस्लाम इटसेल्फ। ईरान फॉलोज पर्सियन कल्चर एंड यहाँ पे सिया सेक्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, जबकि वहीं सऊदी अरबिया फॉलोज अरबिक कल्चर और यहाँ पे सुन्नी सेक्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो सेक्टेरियन डिवाइड जो इस्लाम के अंदर है, दैट इज़ वन बिग फैक्टर बिहाइंड हॉस्टिलिटी इन सऊदी अरबिया एंड ईरान। वहीं ये दोनों देश, ईरान एंड सऊदी अरबिया, दोनों ही हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं इसराइल के कारण, बिकॉज ऑफ इजराइल्स एंटी पैलेस्टीनियन स्टैंड। पूरा का पूरा जो ये एरिया जहाँ पे इजराइल एक देश बसा हुआ है, ये ट्रेडिशनली यहाँ पे इजराइल के बनने से पहले, 1948 से बनने से पहले यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोगों का सेटलमेंट हुआ करता था। देन इजराइल वाज सेटल्ड हियर। इजराइल एज अ कंट्री वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो उसके बाद से कई सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं आसपास के, वो इजराइल एज ए कंट्री फॉर्मेशन को इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड की तरह देखते हैं। तो इजराइल और पैलेस्तीन का मामला मोटा मोटा यही है। इसको भी डिटेल में हमने पहले देखा है, कभी और फिर डिटेल में देखेंगे आगे। पॉइंट ये है कि ये तीनों ही जो पावर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। ये दोनों जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद इजराइल बिकॉज इजराइल इज कंसिडर्ड एज एन एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम कंट्री बिकॉज ऑफ देयर एट्रोसिटीज अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। और ये आपस में इनके डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन डिवाइड इन इस्लाम इटसेल्फ। अब इन तीनों में भी ये जो इजराइल और ईरान के बीच की हॉस्टिलिटी है, वो ज़्यादा वाइडर है, वो ज़्यादा अग्रेसिव है। उसके पीछे कारण है यूएस, अमेरिकन फैक्टर। तो अमेरिका का रोल कैसे आता है इसमें, उसको समझने के लिए थोड़ा और बैकग्राउंड रिवाइज करते हैं। देखिए, ईरान आज के टाइम में एक थियोक्रेटिक स्टेट है, मतलब वहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, दे होल्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन, बट इट ऑल्सो कॉल्स इटसेल्फ अ रिपब्लिकन कंट्री। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, बट ईरान अपने आप को एक रिपब्लिकन थियोक्रेटिक स्टेट की तरह आइडेंटिफाई करता है। वहाँ पे अब प्रेसिडेंट हैं, एट द सेम टाइम देयर आर रिलीजियस लीडर्स हु wield ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंट के अलावा देयर इज सुप्रीम लीडर, religious leader who wields enjoys a lot of power. That is why Iran is considered as theocratic as well as republic state. But ऐसा सिस्टम नहीं था ईरान के अंदर कुछ सालों पहले तक। ईरान में डिक्टेटरशिप हुआ करती थी ऑफ अ डिक्टेटर जिसका नाम था शाह रेजा पहलवी। एंड शाह रेजा पहलवी मेंटेन्ड वेरी गुड टाइज विथ अमेरिकन रेजिम। और ईरान के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल या नेचुरल गैस हुआ करते थे, वो काफ़ी कंसेशनल रेट पे, सस्ते दामों पे वो अमेरिका को अवेलेबल कराता था शाह रेजा पहलवी, जिस कारण से लोकल इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ करता था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई 1979 में देयर वाज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट शाह रेजा पहलवी इन ईरान। इस रिवॉल्यूशन को इरानियन रिवॉल्यूशन या कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। इस रिवॉल्यूशन में शाह रेजा पहलवी को तो हटाया ही गया, साथ ही साथ देयर वाज प्रोटेस्ट, इनफैक्ट वॉलेंट प्रोटेस्ट आउटसाइड
अमेरिकन एम्बेसी ऑल्सो, अमेरिकन एम्बेसी के लोगों पे भी अटैक हुआ। अमेरिका को वहां पे अपना एम्बेसी बंद करना पड़ा, अपने लोगों को बुला लेना पड़ा, क्योंकि शाह रेजा पहलवी एक्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद यूएस। तो जो लोगों का गुस्सा फूटा तो वो शाह रेजा पहलवी के साथ साथ अमेरिकन लोगों के ऊपर जो ईरान में थे, अमेरिका की एम्बेसी इन ईरान, वहां पे जो लोग थे उनके ऊपर भी गुस्सा फूटा, और इस कारण से अमेरिका को अपनी एम्बेसी ईरान में बंद करनी पड़ी। और ये जो 1979 वाला रिवॉल्यूशन हुआ ईरान के अंदर, दैट लेड टू रिमूवल ऑफ शाह रेजा पहलवी, दैट वाज also the factor behind deteriorating relation between ईरान एंड द यूएस। तब से यूएस और ईरान के रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए। यूएस अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढता रहता है टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर ईरान। ईरान के ऊपर कई बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ nuclear non-proliferation treaty where it has agreed that it will not enrich nuclear or where it will not enrich uranium in order to make nuclear weapons। तो ये एलिगेशंस लगते रहते हैं ईरान के ऊपर, मेनली अमेरिका लगाता है ताकि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाए और उसको इकोनॉमी को कर्टेल किया जाए। तो इन तीनों की आपस में हॉस्टिलिटी तो है ही, साथ ही साथ ईरान की हॉस्टिलिटी है अमेरिका से राइट सिंस 1979, एंड दैट इज वन बिग रीजन व्हाई यूएस मेंटेन्स गुड टाइज विद सऊदी अरबिया। अब इजराइल को पूरा पूरा सपोर्ट है यूएस का। इनफैक्ट इजराइल इज नोन एज चेक पोस्ट ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया। तो इनफैक्ट 1948 में जब इजराइल एक कंट्री बना भी, वो बना एज ए रिजल्ट ऑफ यूएन रिजोल्यूशन, बट उस यूएन रिजोल्यूशन को पास करवाने में यूएस प्लेड अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। तो इजराइल को हमेशा से ही सपोर्ट रहता है अमेरिका का, and that is one big reason why Israel has been able to stand against such big Islamic countries in West Asia। ये अकेला एक जूस कंट्री है, नॉन इस्लामिक कंट्री आप मान सकते हैं, yet it maintains hostile relations with almost every country in its neighborhood, yet Israel is able to stand and thrive mainly because of US support। तो इसराइल को इसी कारण से इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है चेक पोस्ट ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया। तो ये कारण है कि चूंकि ईरान अमेरिका का दुश्मन है और इजराइल एंड यूएस आर वेरी गुड अलाइज, दैट इज द रीजन व्हाई इजराइल एंड ईरान मेंटेन्स हॉस्टिलिटी। ये वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, तीन रीजनल पावर्स आपस में हॉस्टिलिटी है, बट इजराइल की ईरान के साथ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी है, अग्रेसिव हॉस्टिलिटी है। आपस में एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करते रहते हैं। एक बार ईरान ने साइबर अटैक करने की कोशिश की थी ऑन वाटर फैसिलिटीज ऑफ इजराइल। इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, इजराइल हैज लॉन्च्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस मिलिट्री अटैक ओवर ईरान। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। उसमें कई सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, मिसाइल फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है। ईरान के जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं उनकी भी डेथ हुई है। एक जो न्यूक्लियर साइट जिसको मेनली टारगेट किया गया है इजराइल द्वारा अंडर दिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन, वो है नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेसेज ये न्यूज आते रहते हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखना है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इजराइल ने अटैक किया है अंडर इट्स ऑपरेशन राइजिंग लाइन। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ईरान पावर सप्लाई। इट इज सेंट्रल रीजन जहां पे यूरेनियम इनरिच किया जाता है जिससे पावर प्रोडक्शन किया जाता है, ऐसा ईरान का कहना है। बट दुनिया के कई सारे देश इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एजेंसी IAEA ब्लेम्स की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान इज इनरिचिंग यूरेनियम अप टू वेपन ग्रेड एज वेल। बट ईरान ऑफिशियली क्लेम्स कि नतांज nuclear facility is mainly for power generation. Considering its significance for Iran's economy, it is known as beating heart of Iran's nuclear program, क्योंकि पावर सप्लाई देता है पूरे ईरान में। अब ये जो अटैक किया है इजराइल ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, उस कारण से एक कंसर्न निकल करके आ रहा था कि क्या यहाँ पे अब न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, लीकेज होगा न्यूक्लियर रेडिएशन का। बट ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरा पूरा अंडरग्राउंड तरीके से बनाया गया है ताकि इस तरीके के अटैक के बावजूद भी रेडिएशन लीकेज ना हो। लेकिन अब ये जो अटैक कर दिया है इजराइल ने ईरान के ऊपर, मेनली उसके नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर,
तो उसका अब वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स या स्टेबिलिटी पे क्या असर होगा, लेट्स सी दैट एज वेल। इसी ईरान के तो हॉस्टाइल रिलेशंस है अमेरिका के साथ, ये तो मैंने आपको बताया, राइट सिंस 1979। टाइम टू टाइम अमेरिका इम्पोजेस सैंक्शंस ओवर ईरान एंड पुशेज इट टू द ब्रिंक। और जब ईरान पूरी तरह से कोलैप्स करने लगता है तो फिर अमेरिका उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करके उसको थोड़ा बहुत रिवाइव करता है। इस तरीके से वो बैलेंस करता है अमेरिका ईरान के स्टेटस को इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अभी 2012 में अमेरिका ने यूएन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ईरान के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाए, यही एलिगेशन कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। फिर 2015 में ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन हुई, जिसमें दुनिया के 6 मेजर देश, वो जो P5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, प्लस जर्मनी, इन्होंने मिलकर के ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील नाम से जानते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम से जानते हैं। ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील को हमने डिटेल में देखा था इन और न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 23 अप्रैल 2025। तो अगर चाहिए तो आप जाकर के वो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसमें एक तरफ 6 देश थे, P5 प्लस जर्मनी, और दूसरी तरफ ईरान, जिसके अंतर्गत ईरान ने प्रॉमिस किया कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट अप टू वेपन ग्रेड नहीं करेगा, इट विल कीप इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज ओपन फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन, स्पेशली बाय IAEA, जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि यूरेनियम का वेपन लेवल तक इंक्रीचमेंट ना हो। अब ये तो बात हो गई, 2015 में एग्रीमेंट साइन हो गया, फिर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाना शुरू कर दिया अमेरिका ने। तो 2015 के बाद से आप कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के संबंध थोड़े से बेहतर हुए। 2012 में सैंक्शंस लगे थे, 2012 में सैंक्शंस लगे थे, 2015 में सैंक्शंस लिफ्ट हुए, एंड देन इन 2016 Donald Trump came into power, and Donald Trump again imposed sanctions over Iran, and US pulled out of that joint comprehensive plan of action। तो उसमें जो मेन स्टेक होल्डर था उस ईरान न्यूक्लियर डील में, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका, अमेरिका पुल्ड आउट। सो दैट इज द रीजन व्हाई ईरान न्यूक्लियर डील partially became redundant। अमेरिका पुल्ड आउट, रिमेनिंग कंट्रीज वेयर देयर इन द एग्रीमेंट, बट मेन तो उसका स्टेक होल्डर अमेरिका ही था, वो पुल आउट कर गया। तो वो पूरा का पूरा जो ईरान न्यूक्लियर डील हुआ है वो कोलैप्स करने लगा, और फिर ईरान जो है वो थोड़ा हॉस्टाइल स्टैंड लेने लगा। अमेरिका और ईरान के बीच में रिलेशंस फिर से डिटोरिएट होने लगे। अब जब वापस से डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए, बिकेम प्रेसिडेंट दिस ईयर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार थोड़ा अलग अप्रोच रखा। दिस ईयर टॉक्स वेयर गोइंग ऑन बिटवीन ईरान एंड US रिगार्डिंग रिवाइवल ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील या पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफ अमेरिका टू द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील। दैट पॉसिबिलिटी वाज बीइंग एक्सप्लोर्ड, बट अब ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इजराइल और ईरान के बीच में, इस कारण से ये जो पॉसिबिलिटी थी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन ईरान एंड US, जिससे पूरे वेस्ट एशिया में थोड़ी स्टेबिलिटी आती, वो पॉसिबिलिटी एक बार के लिए फिर से डिनाई हो गई है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया विच मे बी सीन बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब सीधा सीधा तो ये हमसे सवाल पूछेगा नहीं, ऑपरेशन राइजिंग लाइन पे सीधा सीधा मेंस में सवाल आने की संभावना कम है, बट कहीं पासिंग रेफरेंस में जब वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स की डिस्कशन होगी तो वहां पे आपको ऑपरेशन राइजिंग लाइन को जिक्र में लाना होगा। एट द सेम टाइम लेट अस सी कि दिस न्यू इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। पूरे वेस्ट एशिया में भारत के कई सारे लोग रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनलिटी के लोग, इनको हम लोग इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। सो देयर आर 9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वर्किंग इन द रीजन। उनके इंटरेस्ट के लिए इस एरिया में स्टेबिलिटी बना रहना जरूरी है। दिस रीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज विच आर रिपैट्रिएटेड बैक टू इंडिया। तो वो रेमिटेंसेज हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट करता है। साथ ही साथ दिस रीजन इज वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। दस स्टेबिलिटी इन दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। प्लस अगर ये हॉस्टिलिटी और बढ़ती है इजराइल और ईरान के बीच में, तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। एंड इंडिया इज मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल नीड्स आर मेड थ्रू इंपोर्ट। तो उस केस में व्हेन ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, भारत को ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट विल वाइडन। सो दीज आर सम कंसर्न्स दैट मे hamper India's interest in coming days because of Israel's operation Rising Lion।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next topic is about Forest Rights Act 2006, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. Forest Rights Act ये कानून भारतीय पार्लियामेंट लेकर के आई 2006 में. इसका दूसरा नाम शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी है. ये पूरा नाम है. इनफैक्ट शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. दिस एक्ट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. ऐसे कम्युनिटी, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, उनको फॉरेस्ट एरिया में लैंड ओनरशिप देने के लिए ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया है, ताकि उनके खिलाफ कोई अननेसेसरी इनजस्टिस ना हो, उनको फोर्सफुली इविक्ट ना कराया जाए. इस मकसद से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया गया है. फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में लाया गया, उसके अंतर्गत दो मेन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. पहला आप कह सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स. सो जो लोग भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जमीन पे रह रहे हैं लंबे समय से, उन लोगों को, उनके परिवारों को उस जमीन की ओनरशिप राइट दी जाएगी अंडर दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. बट मैक्सिमम एक फैमिली को 4 हेक्टेयर एरिया ही दिया जा सकता है ओनरशिप के तौर पे अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट. उसके अलावा कम्युनिटी राइट्स की बात भी की गई है कि गांव जो होंगे, फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे जो गांव बनाए जाएंगे, जहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत लैंड ओनरशिप राइट दी जाएगी टू द इंडिविजुअल फैमिलीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको कुछ कलेक्टिव एरिया भी दिया जाएगा. जो जमीन किसी एक फैमिली को बिलोंग नहीं करेगी, इट विल बिलोंग टू द इंटायर कम्युनिटी बीइंग सेटल्ड इन दैट एरिया. और उस जमीन को कहा जाएगा कम्युनिटी लैंड, जहाँ पे फार्मर्स, जहाँ पे वो जो ट्राइबल्स हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वहाँ पे अपने लाइफ स्टॉक्स को ग्रेजिंग के लिए भेज सकते हैं. साथ ही साथ वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली वो सारे आउटकम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ फॉरेस्ट एरिया विच आर नॉन टिम्बर बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल हनी एंड अदर सच थिंग्स, लीव्स, फ्लावर्स, इनको कहा जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो कम्युनिटी एरियाज में जिस एरिया को कम्युनिटी एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का नहीं होगा, बट वहां से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ऐसा दो मेन राइट दिया गया अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो इंडिविजुअल ओनरशिप की बात की गई है, उसमें क्या कंडीशंस हैं, किसको मिलेगी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत लैंड ओनरशिप, वो देखते हैं. तो all the scheduled tribe communities residing in the forest before 13 December 2005. This is the cut-off date for scheduled tribe forest dwellers. कि अगर एसटी फॉरेस्ट ड्वेलर एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है 13 दिसंबर 2005 से पहले से, तो उसको उस जमीन का ओनरशिप मिल जाएगा उसके फैमिली को मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक. उसके अलावा अगर शेड्यूल ट्राइब नहीं है बट ट्रेडिशनली वो फैमिली फॉरेस्ट एरिया में रह रही है फॉर 3 जनरेशंस या मोर देन 75 ईयर्स, तो उस केस में भी उनको लैंड ओनरशिप राइट दी जाएगी अप टू 4 हेक्टेयर्स. पावर किसके पास है लैंड ओनरशिप राइट आइडेंटिफाई करने का? पावर है ग्राम सभा के पास. इट प्लेज सेंट्रल रोल इन गिविंग अप्रूवल. अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हाउ फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो क्लेम्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, वो इस्टेब्लिश होते हैं और फिर उन क्लेम्स के ऊपर उनको लैंड राइट्स एक्ट या लैंड राइट्स दिए जाते हैं. तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो लाया गया है, जिसमें कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट्स की. रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने एरियाज में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं. ग्राम सभा लेवल पे ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, फिर सब डिविजनल लेवल पे सब डिविजनल लेवल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी. इन 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होता है और फिर जाकर के कम्युनिटी या इंडिविजुअल राइट्स अप्रूवल दिए जाते हैं कि ठीक है, इस परिवार को ये जमीन दी जाती है. ये 3 लेवल पे प्रोसेस चेकिंग के बाद ही अप्रूव होता है. अब एक कंसर्न या इशू क्या देखने को मिलता है, ज्यादातर जो क्लेम्स होते हैं लैंड ओनरशिप के, वो रिजेक्ट हो रहे हैं. 42% of the claims have been rejected under Forest Rights Act by these institutions. असम के अंदर अगर बात की जाए specifically, तो the rejection claim is on the higher side. 60% of the claims on forest lands has been rejected in Assam under Forest Rights Act.
अब भारत सरकार ने मेनली अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही थी, बट अब भारत सरकार हैज गॉट इनटू द गेम इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। भारत सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2024 में लाया गया था इन ऑनर ऑफ ट्राइबल लीडर, लीजेंडरी ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी को ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो धरती आबा, फादर ऑफ अर्थ की तरह रेस्पेक्ट करती है, ये नाम उनको दिया गया है। तो उन्हीं के नाम के रिलेटेड ये स्कीम लेकर के आई थी भारत सरकार फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स 2024 में। और उस स्कीम के अंतर्गत अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाए जाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की, बट एक अलग से स्कीम है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत भारत सरकार ने फैसला किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाए जाएंगे। टोटल 324 फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाए जाएंगे, 30 एट द स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी लेवल, और उन सारे स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी लेवल के जो सेल हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के सेल, उनको बजटरी एलोकेशन दिया जाएगा 25,85,000 ईच। 294 फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल और उनको बजटरी एलोकेशन दिया गया है 8.67 लाख ईच। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इनका मेन काम होगा क्विक डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट क्लेम। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे तो क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट और बहुत सारे क्लेम जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो जो पेंडिंग मामले हैं उनका क्विक डिस्पोजल में वो हेल्प करेगी, डॉक्यूमेंटेशन करने में, जो भी मान लीजिए ट्राइबल फैमिली है उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने में, क्लेम करवाने में, क्लेम प्रिपरेशन करवाने में वो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल हेल्प करेगी। ध्यान रहे, अभी भी पूरी की पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है या फिर लैंड ओनरशिप राइट्स देने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं यही अल्टीमेटली लैंड ओनरशिप राइट्स देंगे, बट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल है ये बस मदद करेगा ट्राइबल कम्युनिटी की अपने क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में। तो इस कारण से जो कंसर्न रेज होकर के अभी हाल फिलहाल में आ रहा है अगेंस्ट दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स, वो कंसर्न मिसप्लेस्ड है। कई सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के मेंबर्स हैं उनका कहना है कि कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है और उसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाया जा रहा है, कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट हिंडर ना करे। बट भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स आर बीन क्रिएटेड ओनली टू असिस्ट but not replace or interfere with the formal approval system which is ultimately power of state government only। land पे अप्रूवल का पावर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। बस ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल है वो असिस्ट करेगी ताकि ट्राइबल लोग जो हैं अपने क्लेम्स को बेहतर तरीके से पुट कर पाए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो करंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में कहीं आप जिक्र कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बना दिए हैं, सेल्स क्रिएटेड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके से आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। चैलेंजेस में आप थोड़ा डेटा क्लेम करेंगे, ये 42% रिजेक्शन रेट है, असम में तो रिजेक्शन रेट 60% तक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साइंस बिहाइंड राइट एसी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हाल फिलहाल में कंसीडर कर रही है कि एसी के टेम्परेचर रेंज को लिमिट कर दिया जाए फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। ना उससे कम होगा 20 डिग्री सेल्सियस से, ना 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। प्लस इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू लेवल सम एसीज एज डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एयर कंडीशन जिसके अंदर डिफॉल्ट टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेल्सियस का, उनकी अलग से लेवलिंग भी करके दी जाएगी, ये प्लानिंग चल रही है। डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि आप किसी भी टेम्परेचर पर उसको स्विच ऑफ करेंगे, जब दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस पे ही वो स्टार्ट होगा। इससे फायदा क्या होगा अगर ये दोनों इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं कि रेंज 20 से 28 डिग्री सेल्सियस कर दी जाए, डिफॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, और वो मेंशन भी किया जाए उन सारे एयर कंडीशंस के ऊपर कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है 24 डिग्री सेल्सियस। तो इससे एनर्जी सेविंग्स भी होगी, पब्लिक हेल्थ को भी बेनिफिट मिलेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी
ये भारत सरकार की एजेंसी है टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। इसका कहना है कि अगर डिफॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो देश में हर साल लगभग 20 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो रेंज अगर सेट कर दिया जाए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का, तो उससे भी कई सारी एनर्जी की सेविंग्स हो सकती है। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन एसी टेम्परेचर सेव्स अबाउट 6% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आप अगर टेम्परेचर एसी का फिक्स करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस और दूसरा इंसान अगर फिक्स करता है 23 डिग्री सेल्सियस, तो आपने चूंकि हाइयर साइड पे रखा है, बाहर से 30 है, अंदर आपने सिर्फ 24 किया है, तो आपको कम इलेक्ट्रिसिटी पे करना होगा क्योंकि आपका एसी जो है उसको कम वर्क करना पड़ेगा। जबकि दूसरा इंसान उसने 30 से घटा करके 23 किया है, तो उसको एसी को ज़्यादा काम करना होगा और उसको लगभग 6% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा एज कंपेयर टू यू। तो पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज जब आप एसी से ज़्यादा काम करवाओगे, बाहर का 30 है, आपने 24 किया, किसी ने 23 किया, तो पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज विल हैव इम्पैक्ट ऑफ अबाउट 6% इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सबसे एफिशिएंट एसी ऑपरेशंस होता है 24 टू 26 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एनर्जी एफिशिएंसी के अलावा बहुत लो टेम्परेचर रखने से, 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, हाइपोथर्मिया का चांसेस हो सकता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसने ये प्लान किया है कि वो 24 डिग्री सेल्सियस वाला डिफॉल्ट सेटिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेगा, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। एक भारत सरकार की एजेंसी है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 और इसको बनाया गया था साल 2002 में विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडिया। मतलब सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कम पावर कंजम्पशन, उसको कहा जाता है एनर्जी इंटेंसिटी। मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर रिक्वायरमेंट अगर रिड्यूस किया जाए तो हम कहेंगे कि एनर्जी इंटेंसिटी इज बिकमिंग बेटर। तो एनर्जी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आई विल चेंज इट, एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना या एनर्जी इंटेंसिटी को डिक्रीज करना। एक बार फिर से यहां देखिए, एनर्जी इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स पावर रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी के लिए, तो ये वर्ड ठीक लिखा है कि एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। दूसरे शब्दों में इसी को कहा जा सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। ओके, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसका मकसद है एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना या एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, उसने कई सारे एक्शंस लिए। जैसे स्टार रेटिंग आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ही है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की मदद से अलग अलग स्टेट्स को वो स्कोर या रैंकिंग देते हैं। बिल्डिंग्स को अलग अलग कोड दिया गया है, ग्रीन बिल्डिंग कोड एंड ऑल, ताकि वो हम बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर पाए। वो सब भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऑल्सो हैज बीन डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू गिव कोड्स टू डिफरेंट बिल्डिंग एज पर देयर एनर्जी एफिशिएंसी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2023, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अभी चूंकि मेंस एग्जाम आने वाला है एपीएससी का, तो कुछ एपीएससी रिलेटेड मेंस जीएस पेपर 5 के टॉपिक्स में ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी लूंगा, जिससे हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स कर पाए करंट अफेयर्स के। तो आने वाले टाइम में कुछ मैं आसान टॉपिक से करंट अफेयर्स भी लूंगा यहाँ पे। हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करें विद अभिषेक लेकर सर का जो इनिशिएटिव है असम विशेष का, जो संडे को लेकर के आते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। बट मैं यहाँ पे थोड़े से आसान टॉपिक्स भी लेता रहूँगा फॉर कमिंग 2-3-4 मंथ्स, ताकि हमारा मेंस का भी कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर जीएस पेपर 5 हो पाए। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आज तो छोटा सा ही टॉपिक है। श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2023 हैज बीन प्रेजेंटेड टू क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह जी। तो डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की बात की जाए
तो सी इज रेनाउंड डांसर इन भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी। उन्होंने इंडियन कल्चर को अलग अलग लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक पे प्रमोट किया है। सी इज नोन फॉर ब्लेंडिंग क्लासिकल डांस विद कॉन्टेम्प्रोरी थीम्स। उन्होंने सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस इस्टेब्लिश किया था 1977 में। अवार्ड्स की बात की जाए तो सी वॉज यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड इन 1992 एंड इन 2003 सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन डांसर टू बी अवार्डेड विद पद्म विभूषण। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे फिनिश प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सूफी सेंट रूमी के बारे में पहला स्टेटमेंट सही बट दूसरा गलत है। जेंडर गैप रिपोर्ट में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन क्राउड आउट में दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ब्लैक बॉक्स, a flight data recorder system. That's all from our side for today. Thanks for watching.